नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंट का रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स को समझने का, जिससे आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके, एग्ज़ाम में आपके सवाल बन सके। सबसे पहले फिर वही कमेंट आएगा, भैया पीडीएफ भैया पीडीएफ। तो वो टेलीग्राम चैनल की लिंक, वैसे आप जुड़े भी होगे, नहीं जुड़े होगे तो उसमें जुड़ जाइएगा, तो उसमें ज़रूरी पीडीएफ आते भी रहते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। शुरू करते हैं हम जैव विविधता से। नाम से पता है, जीव, जैव मतलब होता है जीवों की, विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी, मतलब कि कितने विविध होते हैं। तो इसका ना बेसिकली 3 प्रकार होता है, नीचे लिखा होगा। एक होता है जेनेटिक। ये सवाल आपका ऐसा आ सकता है कि जैव विविधता का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो पहला होता है अनुवांशिक या जेनेटिक। ऐसा समझिए, आम से ही समझिए कि जैसे आम है, अब एक आम दशहरी होता है, एक आम चौसा होता है, एक आम तोताफली होता है, तो ये अलग अलग जीन है ना उसके, तो उसको बोलते हैं अनुवांशिक विविधता। एक ही टाइप का आम रहता तो फिर नुकसान नहीं होता, फिर मज़ा कहाँ आता अपने खाने का। तो इसीलिए जीन अलग अलग होने चाहिए। दूसरा होता है प्रजाति, कि एक पेड़ आम है, एक पेड़ जामुन है, एक पेड़ अमरूद है, इस टाइप का अलग अलग, एक बीजा है, एक साजा है, तो अलग अलग प्रजाति हैं। और तीसरा होता है परितंत्र। परितंत्र की विविधता मतलब होता है कि जैसे मरुस्थली परितंत्र हो गया, जैसे समुद्री परितंत्र हो गया, तो ये जंगली परितंत्र हो गया, तो इनमें आपस में विविधता होती है। तो विविधता है, इसीलिए अपना जो भी पृथ्वी है वो चल रही। सोचो कि सब एक जैसे हो जाते, केवल आम का पेड़ होता, आम में भी केवल चौसा होता, केवल ऐसे ही होता, तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो इसीलिए विविधता ज़रूरी है। अब इससे कुछ सवाल आ सकते हैं। जैसे पहला सवाल ये कि जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो उसका नाम था वाल्टर जी रोजन। ये मैं ऐसे याद किया था, मैं तो अपने ही नाम से याद कर लिया था। राजन में ओ लगा दो तो रोजन हो जाता है तो कुछ भी सोच लो, रोज़ से याद कर लो। किसी को रोज़ दी और बोले बहुत जैव विविधता है ना, तो हमको कांटा देना पड़ता। तो रोजन ने पहली बार इसका प्रयोग किया 1986 में। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया है। तो ये कभी कभी घुमा फिरा के आता है, मेन रोजन ही आएगा, ऑप्शन देख लेना। मान लो रोजन नहीं दिखा तो एडवर्ड विल्सन कर देना। मतलब ये शब्द इनके द्वारा दिया गया है और इसका सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया। एक ये बोल सकता है कि भारत का जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान है वो कब का है, तो वो है 2006 का। ये सब फैक्चुअल सवाल आएंगे सीधे सीधे। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान है 2006 का। और एक जैव विविधता अधिनियम है हमारा, जैव विविधता अधिनियम है 2002 का। तो ये तो और इम्पोर्टेंट है, कभी कभी जमाने के लिए भी आ जाता है। तो 2002 का जैव विविधता अधिनियम है, यहीं पे बता देता हूँ। जैव विविधता से एक तो सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये तो 92 में रियो सम्मेलन में ही हुई। उसके बाद इसके ना 2 वो हैं प्रोटोकॉल, एक का नाम है कार्टिजेना और एक का नाम है नागोया। तो ये भी कभी आपसे पूछ सकता है कि कार्टिजेना और नागोया किससे रिलेटेड है, तो ये जैव विविधता से रिलेटेड है। अब जैसे हम बोले जैव विविधता के प्रकार 3 हैं, ये तो बेसिकली है कि बायो का अर्थ है जैव, डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता, जीवों की विविधता जैव विविधता है। यूएनईपी जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम और एक रीजन की भी बात करता है। जैसे अपन 3 पढ़े ना, जनरली 3 ही रहता है। यूएनईपी एक क्षेत्र की विविधता की भी बात करता है। फिर जैव विविधता का मापन भी 3 प्रकार से हो सकता है। एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा। अल्फा विविधता मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय की विविधता। बीटा मतलब होता है प्रजातियों की तुलना करना, और गामा मतलब होता है पूरे भौगोलिक क्षेत्र की। मतलब जैसे ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, थोड़ा सा बताइए तो इतना नहीं आएगा, लेकिन पता तो रहना चाहिए आपको। अल्फा मतलब होता है एक क्षेत्र में कितने जीव हैं। जैसे मान लो ये एक क्षेत्र है, इसमें कितने जीव हैं, जैसे इसमें 4 जीव हैं, तो ये अल्फा विविधता हो जाएगी। बीटा मतलब होता है जब हम ये दोनों की तुलना करते हैं तो बीटा हो जाती है। और गामा मतलब टोटल परितंत्र का जब देखते हैं तो गामा हो जाता है।
तो ये 3 प्रकार की विविधताएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यहीं पे बता देता हूँ, पिछले बार आया भी था। जैव विविधता कहाँ से कहाँ बढ़ती कम होती, पिछले प्रीलिम्स में भी आया था। तो ये भूमध्य रेखा, ऐसा समझो कि जहाँ पे ठीक ठाक प्रकाश होगा, जहाँ पे ठीक ठाक पानी गिरेगा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीव रहेंगे। जहाँ बिल्कुल वो है, मान लो यहाँ पे बर्फ़ जमी है, तो यहाँ ज़्यादा जीव रहेंगे कि यहाँ ज़्यादा? विविधता मतलब होती है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीव है, तो ज़्यादा जीव यहाँ रहेंगे। और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे, इधर बढ़ते जाओगे, तो जैव विविधता कम होते जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप, ये 0 डिग्री है, तो जैसे जैसे आप ऊपर अक्षांशी क्षेत्रों में जाते जाओगे, जैव विविधता कम होते जाएगी। अब कोई पहाड़ है, अब पहाड़ के नीचे ज़्यादा विविधता होगी कि ऊपर ज़्यादा विविधता होगी? हिमालय के ऊपर चल दोगे, कितनी विविधता मिलेगी? ये सब ना खुद से भी सोचना है। जैसे सवाल आप नहीं पढ़े होगे, आप ये सोचो कि यार उच्च अक्षांश में तो अंटार्कटिका है, वहाँ कितनी विविधता होगी, वहाँ बर्फ़ में कौन रहेगा, कितने जीव रहेंगे? तो इसीलिए कभी कभी कॉन्सेप्ट पता रहने से आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। जैसे यही है कि जैव विविधता की प्रवणता, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर जैव विविधता घटती है सामान्यतः, कि हम यहाँ हैं, यहाँ ज़्यादा, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर दोनों तरफ जाएंगे जैव विविधता कम होगी। ऊंचाई के साथ जैव विविधता में कमी आती है, क्योंकि जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर जाओगे जैव विविधता कम होगी, नीचे ज़्यादा लोग रहेंगे। और अन्वेषण क्षेत्र जैव विविधता में बढ़ोतरी होती है। ये क्या लिखा है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं क्या समझाऊँ। उसके बाद फिर हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला तो अपने PSC में यही पूछता है कि इसको दिया किसने और कब दिया है। तो हॉट स्पॉट की अवधारणा दी है नॉर्मन मायर्स ने। ऐसा समझो कहीं का मेयर है, वो हॉट स्पॉट की अवधारणा दे दिया, या मेयर है वो हॉट है, कुछ भी सोच लो यार, याद रहना चाहिए। जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल होता है वो हॉट नहीं होता, या तो नॉर्मल वाटर होगा या हॉट वाटर होगा, ऐसा कुछ भी सोचो, याद आ जाना चाहिए। 1988 में हॉट स्पॉट की अवधारणा दी। हॉट स्पॉट मतलब जहाँ जैव विविधता ज़्यादा है। तो उसकी 2 परिस्थितियाँ हैं। पहला, उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधों की प्रजातियाँ हो, मतलब 1500 इंडेमिक स्पीसीज हो, ऐसी प्रजातियाँ जो वहीं पाई जाती हैं, पहली चीज़। और दूसरा, वहाँ 70% प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हों। जब ये दोनों स्थिति होंगी तो इसको हम बोलेंगे हॉट स्पॉट। जिन क्षेत्रों में विविधता अधिक होती है उसको हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। विश्व में कितने हैं? तो विश्व में है 36, ये ध्यान रखना। और भारत में कितने हैं? तो भारत में लगभग 4। विश्व में कुल 36 हैं, भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट ऐसे एरिया हैं जहाँ ये 2.5% क्षेत्रफल में है दुनिया का, लेकिन 60% प्रजातियाँ यहीं हैं। भारत जैविक विविधता का 16.9% यही है। हॉट स्पॉट मतलब भारत के कहाँ है अगर आपसे पूछे, तो जैसे ये पश्चिमी घाट है, यहाँ खूब ज़्यादा जैव विविधता है। यहाँ जो इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है वहाँ खूब ज़्यादा विशेषता है। अंडमान के नीचे जो सुंडा लैंड वाला है, मतलब निकोबार क्षेत्र, वहाँ विविधता है। और ये हिमालय वाला जो इलाका है यहाँ विविधता है। फिर ह्रास के कारण तो आपको पता है कि भूकंप आ गया, आवास में परिवर्तन हो गया, आग लगा दिए, शिकार कर दिए, तो जैव विविधता कम हो जाएगी। फिर महत्व भी आपको पता है, उत्पादन करती हैं, औषधि मिलती है, परिस्थितिकी है, कृषि में है। भारत का देखो यही मैं बोल रहा था, एक है इंडो बर्मा क्षेत्र, एक है हिमालय, एक है पश्चिमी घाट और एक है सुंडालैंड। सुंडालैंड में भारत का निकोबार आता है। मतलब मैं अगर ऐसे बताऊं तो अगर आपका ये भारत है तो एक तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, अच्छा हिमालय हो जाएगा, इंडो बर्मा हो जाएगा और इधर सुंडालैंड हो जाएगा। तो ये 4 क्षेत्र हैं और दुनिया में 36 है। जैव विविधता 2 प्रकार से आप संरक्षित कर सकते हो।
एक होता है अंतः स्थाने और एक होता है बाह्य स्थाने। जो जीव जहां का है वहीं आप, जैसे मान लो अचानक मार में शेर है, टाइगर है। अब आप अचानक मार में ही उसको बोले कि अब इसको हम टाइगर रिजर्व बना देते हैं और इसको संरक्षित करेंगे, तो अंतः स्थानीय कहलाएगा, इन सीटू कहलाएगा। जो जहाँ है वहीं संरक्षित कर देना। उसमें आप जैसे हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब क्या है, जो जहाँ है वहीं। लेकिन अब मान लो कहीं शेर मिल गया अचानक मार में, नहीं, किसी गांव में मिल गया। अब वो गांव में थोड़ी आप बना दोगे कि अब ये अभ्यारण्य हो जाएगा, तो आप उस शेर को पकड़ के चिड़ियाघर में ले जाओगे। तो उसको जब उसके प्राकृतिक आवास से उठा के कहीं और ले जाओगे, या आपको पांडा मिल गया छत्तीसगढ़ में, अब यहाँ वो जी नहीं पाएगा, तो उसको उठा के आप कहीं के चिड़ियाघर में रख दिए। या कोई ऐसी वनस्पति मिल गई जो हो सकता है नष्ट हो जाए, तो आप उसको उठा के कहीं रख दिए, तो उसको बोलते हैं बाह्य स्थाने, मतलब एक्स सीटू। उसका जो प्राकृतिक आवास था वहाँ से उठा के आप कहीं और ले गए। तो ये दो प्रकार से हम इसमें चिड़ियाघर आता है, इसमें बॉटनिकल गार्डन आता है। अब हिमालय में कोई जड़ी बूटी थी है, वो हो सकता है नष्ट हो जाए, तो हम उठा के उसको गार्डन में ले आए। तो इन सीटू मतलब उनके जो वास्य क्षेत्र है वहीं संरक्षण दिया जाता है, जिसमें अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व है, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया है, उपवन है, पवित्र उपवन, ये सब उसमें आता है। और एक्स सीटू मतलब उसको कहीं और ले जाके किया जाता है, जैसे वनस्पति। ये कभी पूछ सकता है कि किसके उदाहरण है। वनस्पति उद्यान है, बीज बैंक है, बीजों को जहाँ रखते हैं, जीन को जहाँ रखते हैं वो जीन बैंक है। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मतलब होता है किसी को भी कम तापमान में रखना, तो कम तापमान में रख के प्रिजर्व रखते हैं, तो ये सब एक्स सीटू संरक्षण है। फिर ये भी पूछ सकता है कभी, जैव विविधता कार्य योजना कब आई। ठीक, तो ये कार्य योजना आई है 2008 में। 2008 में कई प्रकार की योजनाएं आई जैव विविधता के लिए, आपके ग्रीन एनर्जी के लिए, तो उसी में एक ये भी थी। और जैव विविधता अभिकरण, ये भी लोग फंस जाते हैं, ये चेन्नई में है। अपन दिल्ली बम्बई सोचते हैं ना, ये सोचो कि यार जैव विविधता नीचे ज़्यादा है ना, ऐसे कम होते जाती, तो नीचे पहला शहर चेन्नई मिला, तो चेन्नई में ही बना दिए, ऐसा कुछ सोच लो। फिर है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक मतलब होता है कि ऐसी बुक, रेड मतलब होता है जिस पे खतरा हो, तो उस बुक में उन चीज़ों को रखा जाता है जिन प्रजातियों को खतरा है। तो अलग अलग टाइप से बांटते हैं कि जो विलुप्त हो गई हैं, जो वन से विलुप्त हो गई हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, फिर लीस्ट कंसर्न, ऐसा करके अलग अलग है, 9 समूह हैं। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो आईयूसीएन करता है। कब से करता है, तो 1966 से करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। आईयूसीएन क्या है, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। कब बना है, तो ये बना है 5 अक्टूबर 1948 में। तो ये ध्यान रखिएगा आईयूसीएन के बारे में, रेड डाटा बुक और आईयूसीएन। फिर ये सबको शामिल किए, गिद्ध को, गिलहरी को, घड़ियाल को, ये सब है। इतना मेंस में नाम पूछ लेता है कभी कभी। और फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बाघ संरक्षण, चिड़ियाघर, वन्य जीव बोर्ड, ये सब बनाया गया है। इसका संशोधन कब किया गया, 2021 में किया गया। ये बस ध्यान रखो, इतना कौन याद रखेगा, रख सकते हो तो रख लेना। इसी के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी भी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी है, तो ये सब इसी में है। मतलब समझ लो, ऊपर में एनबीए है, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, फिर नीचे बीएमसी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। राज्य आधारित वन्य जीव कार्य योजना
चालू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। ये कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, ध्यान रखना। और यहीं का एक शहर है मुंबई, जो 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन रोड मैप के लिए बनने वाला पहला। अब इसका मतलब है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन मतलब ये होता है कि जितना उत्सर्जन हम करेंगे उतने ही हम पेड़ पौधे बाकी चीज़ें लगा के कर भी देंगे। जैसे मान लो हम 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो हम क्या करेंगे, उतने पेड़ पौधे लगा के उनको अवशोषित कर लेंगे या उतना प्रोड्यूस भी कर देंगे। अब जैव विविधता दिवस कब है? तो जैव विविधता दिवस है 22 मई को। तो ये भी याद रखना, ये दिवस ही बस पीएससी में पूछ लेता है। थीम यार ये पुरानी वाली बुकलेट है, सामने दिख गया तो चलो देख के बता ही देते हैं। गूगल देवता 2025 की थीम क्या है जैव विविधता की या बायोडाइवर्सिटी की? 24 वाली भी बता दो, 26 की आई हो तो वो भी बता दो। According to Calm Global Studies, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। यही है भाई, इतना ही बता रहा है, ज़्यादा याद भी नहीं कर सकते। 2025 की है प्रकृति के साथ सामंजस्य व सतत विकास। ठीक, ये ध्यान रखना। और इसके लिए आईची लक्ष्य आया है जैव विविधता संरक्षण के लिए। फिर कुछ कुछ है देख लो। 11 से 20 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। जैव विविधता कार्य योजना कब हमने अपनाई? 2008 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया भारत में 2002 में। ठीक, इसी के तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अगले साल बनी 2003 में, और इसका मुख्यालय चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ नेशनल पार्क और छोटा साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार में। तो सबसे बड़ा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, कोई दूसरा तो नहीं बन गया। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। Hemis National Park, located in eastern Ladakh, is the largest national park in India. It covers about 3,350 मेरे को square वही लग रहा kilometers था कि मैं and तो was दूसरा established पढ़ा in हूँ। 1981. It भैया serves देख लो, as a key habitat for snow leopards. इसमें जो सही दिया है उसमें भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन ना हेमिस पढ़ते हैं जनरली। ये लद्दाख वाला है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किश्तवाड़ छोटा सा है। तो और साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप में है। फिर पारिस्थितिक ईएसजेड का विस्तार 10 किलोमीटर तक हो सकता है, ये भी आपको पता है। एक यूनेस्को का प्रोग्राम है मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB, ये चालू हुआ 1971 से। ठीक, इसी के तहत वो चालू हुआ है, क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो आपके जैव मंडल रिजर्व हैं 18 हैं कुल, वो यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। ये ध्यान रखना, ये भारत सरकार नहीं बनाती, ये यूनेस्को बनाती है। और 86 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। बायोस्फीयर में एक कोर होता है, उसके बाहर बफर होता है और सबसे लास्ट में ट्रांजिशन होता है। मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भितरकनिका उड़ीसा में है। फिर प्रवाल भित्ति के बारे में। प्रवाल भित्ति मतलब क्या होता है, ये तो छोटा ही सा बता देता हूँ मैं, कहीं फोटो वोटो बनी हो तो। जैसे आपका जो लक्षद्वीप है, आप सुने होंगे, लक्षद्वीप ना, प्रवाल भित्ति, प्रवाल होते हैं वो जीव हैं, वो सब मर मर के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और प्रवाल भित्ति बन जाती है। जनरली कहाँ बनते हैं? तो ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में बनते हैं, चूने से बनते हैं, तापमान करीब 20-21 डिग्री होना चाहिए और कम गहराई पे बनते हैं। ये ध्यान रखना कि गहराई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तापमान बहुत नहीं होना चाहिए और बीच में बनते हैं।
ये प्रवाल भित्ति का है। तट में बनेंगे, अवरोधी बनेंगे, स्टेप का अलग अलग प्रवाल भित्तियों का प्रकार है। और फिर एक जूजेंथली होता है जो भोजन देता है। तो वो प्रवाल विरंजन हो जाता है उनका, मतलब जब समुद्र का तापमान बढ़ गया, बाकी हो गया। मतलब ऐसा समझो कि प्रवाल प्राणी है और जूजेंथली के साथ रहता है। जूजेंथली के कारण इसका रंग होता है। जब प्रवाल के ऊपर जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती, जूजेंथली को अलग कर देता है, तो जब वो अलग हो जाता है तो रंग हट जाता है, तो उसी को प्रवाल विरंजन बोलते हैं। फिर ठीक ठाक करोगे तो जूजेंथली फिर आ जाता है तो प्रवाल ठीक हो जाता है। तो इसी को कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। इतना भारत में कहाँ पाई जाती हैं ये पूछ सकता है। मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप तो उसी से बना है। इधर मालाबार तट, कच्छ की खाड़ी, ये सब में रहती हैं। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया। 1984 में ना भोपाल गैस त्रासदी हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली उससे, और उसके बाद जब दुनिया भर में किरकिरी हुई तो हम फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेके आए 86 में। पर्यावरण दिवस कब आया? तो 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण के लिए सम्मेलन हुआ, और उसी के बाद से हर साल कहा गया कि अब हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और उसी सम्मेलन के बाद यूएनईपी की भी स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये ध्यान रखना 5 जून को पर्यावरण दिवस है। फिर अलग अलग थीम है इसकी। जैविक अजैविक घटक होते हैं, आपस में मिलते हैं, ये तो आपको पता है। सतत विकास मतलब होता है ऐसा विकास जो अगली पीढ़ी के लिए भी रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो कि ये सब आप अपना यूज़ कर लिए, अगली पीढ़ी को भी आप विकास करो। देखो कहानी लिखी है। और रिपोर्ट पूछ सकता है कि ब्रूटालैंड समिति जो थी वो किससे रिलेटेड है? तो वो सतत विकास से रिलेटेड है। समिति बनी इनकी अध्यक्षता में, ब्रूटालैंड बोलते हैं उसको। ये तो इन्होंने ही सतत विकास की अवधारणा दी कि यार आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो रहे, तुम सब पूरी पृथ्वी ही खत्म कर दोगे क्या? तो इसमें वही है कि अच्छे से सब रहें, यूज़ करें। और इसी के लिए अलग अलग लक्ष्य हैं। जैसे एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था 2000 से 2015 तक, अभी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये 2015 से 2030 तक है। 2030 लक्ष्य, 17 इसके गोल हैं और 169 सब गोल हैं। ये ध्यान रखना, 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए। प्रयोग इसका IUCN किया सबसे पहले। अवधारणा ब्रूटालैंड रिपोर्ट 1987 में आई। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हो वो जोहान्सबर्ग में हुआ, 2002 में हुआ। एक अगर आपसे बोला अम्ब्रेला एक्ट किससे रिलेटेड है, तो पर्यावरण से रिलेटेड है। ये जो इन्वायरमेंट पर्यावरण संरक्षण एक्ट आया ना, पहले क्या था, जल प्रदूषण के लिए अलग था, वायु के लिए अलग था, मृदा के लिए अलग था, मतलब अलग अलग सबके लिए था। तो फिर एक ही एक्ट ले आया गया जो सबको समाहित कर ले, उसी को बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हो रही? ये हो रही 1982 में। अब हम आ जाते हैं 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। तो कभी कभी पूछ सकता है, देखो रियो हुआ 1992 में, फिर रियो +5 हुआ, कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। फिर रियो +10 हुआ जोहान्सबर्ग में, इसको सेकंड पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। 92 वाले को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। और 97 में क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ। तो जो रियो सम्मेलन है, रियो सम्मेलन 1992 का, इसी में एजेंडा 21 भी आया। एजेंडा 21 मतलब 21वीं सदी का हमारा एजेंडा क्या होगा, तो इसी से जुड़ा है। इसी से सब चीज़ें आई। बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक्ट आया, डिजर्टिफिकेशन के लिए भी आया, सभी के लिए आया। इसलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं।
फिर 2002 में जो हुआ उसको जोहान्सबर्ग बोलते हैं, और रियो+20 रियो डी जेनेरियो में ही हुआ। इसकी एक बार पीएससी में आया है मेरे को लग रहा है, मैं इसको बनाया था, द फ्यूचर वी वांट करके प्रकाशन हुआ। रैंकिंग अभी आपके लिए काम की नहीं है। लक्ष्य वही है, पहला जैसे गरीबी के लिए, दूसरा भूख खत्म करो, तीसरा स्वास्थ्य के लिए, चौथा शिक्षा के लिए, ये सब इसी टाइप के लक्ष्य हैं। हरित अर्थव्यवस्था के लिए पेज आया, तो ये जी से पकड़ लेना, ग्रीन इकोनॉमी होता है जी से, तो पेज को लाया गया हरित अर्थव्यवस्था के लिए। फिर चक्र है, जल चक्र, ये सब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे को लग रहा है। फैक्ट देखते रहना, दिखेगा तो बताना। बताओगे कैसे भाई? पीडीएफ डल गया, खुद देख लेना। फिर चिपको आंदोलन, इनसे पूछ लेता है कभी कभी सवाल। चिपको आपको पता है 1973 में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, यूके में। पेड़ काट रहे थे गढ़वाल क्षेत्र में, तो जो महिलाएं थी खासकर, वो सीधा सीधा पेड़ में चिपक गई कि इनको नहीं काटना है। तो पेड़ की कटाइयों को रोकने के लिए चालू हुआ। चमोली जिले के रेणी गांव में। कौन कौन थे इसमें? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, गौरा देवी थी, चंडी प्रसाद भट्ट थे। तो ये ध्यान रखिएगा। नर्मदा बचाओ, इनमें मेन नाम किसका था? मेधा पाटेकर का था। नर्मदा को बचाने के लिए था, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए था। जो बांध परियोजना बन रही थी उसके खिलाफ था मेन। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय। चिपको जैसा ही कर्नाटक में जो आंदोलन था उसका नाम था एप्पिको। ठीक, तो ये कर्नाटक में था एप्पिको आंदोलन। ये भी पेड़ों की कटाई के विरुद्ध था। पांडुरंग हेंगड़े जैसे कई लोग थे। फिर एक साइलेंट वैली आंदोलन है। साइलेंट वैली, ये जो केरल है ना, पश्चिमी घाट वाला इलाका, यहाँ पे जो इलाका है इसको साइलेंट वैली बोलते हैं। खूब ज़्यादा वो है यहाँ पे, क्या बोलेंगे, जैव विविधता ज़्यादा है। तो यहाँ विद्युत प्रोजेक्ट ला रहे थे, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ कि भाई हमारी जैव विविधता को खतरा ना हो। क्योंकि यहाँ शेर पूंछ वाले बंदर, नीलगिरी ताहर, ऐसे लंगूर, ये वो सब मिलते हैं। फिर 1985 में इसको राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में मध्य प्रदेश में। जंगल बचाओ झारखंड में। फिर आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मतलब ये होता है कि जैसे वो दलदल टाइप की भूमि नहीं रहती, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो उसको आर्द्र भूमि बोलते हैं। जैसे अभी अपना कोपरा जलाशय आया, और इसके लिए जो संधि हुई उसको बोलते हैं रामसर संधि। इसके लिए रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 71 को, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। तो अलग अलग देश हैं, भारत 82 में इसमें शामिल हुआ, और आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए। ये तो अभी वैसे भी पढ़े हो आप लोग। बयासी में भारत ने स्वीकार किया है। और इसी के अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मतलब ऐसी आर्द्र भूमि जो खतरे में है। तो जैसे केवला देव खतरे में था, लोकटक खतरे में थी, चिल्का खतरे में थी, तो ये सब था, फिर हटा भी देते हैं। इसी को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। मरुस्थलीकरण मतलब तो आपको पता है, मरुस्थल बनना है ना, डेजर्टिफिकेशन होना। इसका कोई फैक्ट हो तो वो देख लेते हैं, बाकी ज्ञान तो मेंस में पढ़ेंगे। हाँ, वही जो 92 का हुआ मैं बताया ना, मरुस्थलीकरण के लिए भी 92 के रियो सम्मेलन में हुआ। तो उसी के 2 साल बाद 94 में UNCCD आया, UN कन्वेंशन ऑन कम्बेट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन जो आया उसको बोलते हैं। टुंड्रा है। टुंड्रा मतलब होता है यहाँ वो वाला नहीं रहता, बर्फ वाला इलाका जो रहता है उसको बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश।
तो वही मेन टुंडा वाला इलाका है जहाँ सूर्य का प्रकाश कम रहता है, बर्फ से ढका रहता है, तो जनरली फिर जैव विविधता यहाँ कम होती है। सुपोषण तो पता है आपको। सुपोषण मतलब होता है कि जैसे मान लो ये तालाब है, तालाब बना कि नहीं बना, यहाँ खेत है, खेत से जो पोषक तत्व है जो अपन यूरिया वगैरह डालते हैं पानी के साथ तालाब में आ गए, तालाब में जब वो आ जाते हैं तो इनको खूब पोषक तत्व मिलता है, तो यहाँ के जो झाड़ झंकाड़ जो पेड़ पौधे रहते हैं वो खूब बढ़ जाते हैं, खूब बढ़ जाते हैं, तो फिर इनको ऑक्सीजन ज़्यादा लगता है या धूप ऊप रोक भी लेते हैं, तो इनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है, पानी की पारदर्शिता में कमी हो जाती है, शैवाल बोलते हैं इनको, तो शैवाल में वृद्धि हो जाती है, शैवाल प्रस्फुटन हो जाता है, तो फिर इनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यहाँ के जीवों को, तो जो जीव है वो मरने लगते हैं धीरे धीरे, तो यही कहलाता है, मतलब इसी से दिक्कत होती है। और जब मरने लगते हैं तो फिर तालाब सड़ने लगता है, गंध आने लगती है, लोग फिर वहाँ घूमने नहीं आते, यही सुपोषण है। ये देखो ये सब कहानी है उसकी, जनरली हानिकारक ही होता है। फिर है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस जनरली आप देखे होगे कहीं कहीं, जैसे कहीं नर्सरी वर्सरी में गए होगे ना, तो देखे होगे कि ऐसे पेड़ पौधा लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ना हरे कलर का पन्नी लगा देते हैं, हरा कहाँ है, ऐसे करके पन्नी लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब धूप आती है, धूप किससे बना दूँ इससे बना देता हूँ, जब धूप आती है तो इसके अंदर तो घुस जाती है पन्नी के, लेकिन निकल नहीं पाती, तो ये पौधों को ना गर्मी मिलती है आराम से, तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जो हरा घर होता है, आप भी अपने घर को हरा कर देना तो घर गर्म रहेगा, सूर्य की किरण तो आ जाएगी, निकल नहीं पाएगी। यही चीज़ पृथ्वी में होती है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, अब इधर से सूर्य की किरण आ रही, तो यहाँ पे हमारे ना ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ से सूर्य की किरण तो आती हैं, पृथ्वी में भी आती हैं, तो ये जो गैसें हैं ना, ये किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। क्योंकि ऐसे सोचो ना यार कि दिन में तो किरण आ रही तब हमको गर्मी लग रही, रात में तो फिर ठंडा जाना चाहिए ना। जैसे कोई दूसरा ग्रह है ना, बुध उध टाइप के ग्रह हैं, वहाँ दिन को इतनी गर्मी रहती है कि आप जल जाओगे, और रात को इतनी ठंडी रहती है कि आप गल जाओगे, क्योंकि दिन को गर्मी पड़ी तो खूब गर्मी हुई, रात को ठंडी पड़ी तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमारी ये जो गैस है, ये सूर्य की जो रोशनी है उनको रोक लेती है, तो रात को भी बिल्कुल टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता, कम नहीं हो पाता, तो ये ज़रूरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए। नहीं तो रात का टेम्परेचर -20 चल दे हमारे यहाँ, तो जी पाओगे इतने में, और दिन में ज़्यादा रहे। अब क्या दिक्कत हुई कि ये CO2 जब ज़्यादा बढ़ने लगी, ये ग्रीन हाउस गैसें बढ़ने लगी, CO2 मीथेन, तो ये ज़्यादा गैसों को, ज़्यादा सूर्य की किरण अवशोषित करने लगी, ज़्यादा अवशोषित करने लगी, तो फिर हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा। बड़े बुजुर्ग लोग बोलते ना, इतनी गर्मी पड़ी, बहुत गर्मी पड़ी, इसीलिए कि गैस बढ़ी, गर्मी बढ़ी। अब जब गर्मी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, तो जो बर्फ़ के पहाड़ हैं हिमालय जैसे, वो पिघलने लगे, वो पिघलने लगे तो पानी समुद्र में गया, समुद्र में गया तो समुद्र का स्तर बढ़ा, तो ये सभी चीज़ें हो रही। लेकिन नुकसान ही नहीं है। अब मान लो अंटार्कटिका है या कोई ग्रीनलैंड है, वहाँ बर्फ़ है, अब ये जब बर्फ़ पिघलेगी तो इनके लिए तो फ़ायदा है ना, यहाँ खेती करेंगे। तो आपसे अगर कोई ये बोले कि ग्रीन हाउस गैस या इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वैश्विक तापन की दुनिया गर्म हो रही, ग्लोबल वार्मिंग से हमेशा नुकसान नहीं है, किसी को तो फ़ायदा है, किसी को नुकसान है। मालदीव जैसा देश तो डूब जाएगा, द्वीप है वो। तो ये चीज़ें सबसे पहले संकल्पना किसने दी, तो ये नाम है जोसेफ फोरियर ने 1824 में। कहानी तो मैं समझा ही दिया। देखो यार, चित्र देखो,
मतलब आपको दिखता होगा ना कौन कौन सी ग्रेन, ये मैं इसलिए आपके लिए छोड़ दिया कि आप देख सको कि भाई ये ग्रीन हाउस गैस है। सवाल आपके प्रीलिम्स में ऐसे ही आएगा कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर मीथेन लिख दिया, बताओ CH4। तो ये सोखती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। तो ये गैसें हैं प्रत्यक्ष रूप से, मेन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये वाला यहाँ क्यों लिख दिया मेरे को नहीं पता। मेन ये भी गर्म करती हैं, लेकिन ये जो फ्लोरो हाइड्रोफ्लोरो ये ज़्यादा ओजोन डिप्लीटिंग है। IPCC के हिसाब से ये ध्यान रखना, मीथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब अलग अलग गैसें हैं जो पृथ्वी को गर्म करती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब गर्म करती हैं। ये SF6 ये भी खूब गर्म करती है। क्लोरोफ्लोरो, हाइड्रोफ्लोरो, ये भी गर्म करती हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं जो गर्म कर रही वातावरण को। अब सबसे ज़्यादा योगदान कौन दे रही है, ये भी एक सवाल है। चौधरी अनिल, चौधरी अनिल जी। यस मैडम, यस मैडम। जी जी, डॉक्टर अनीशा सेन, डॉक्टर अनीशा, डॉक्टर अनिल कुमार, मैडम अनिल चौधरी है मेरा नाम। डॉक्टर शैलेश कुमार, डॉक्टर निशिकांत तिवारी। सर ये रैंडम चेक था जो हमने किया है रिगार्डिंग योर अटेंडेंस। आप लोग अभी भी 3 days वी आर सपोज टू कंटिन्यू विद दिस जर्नी टुगेदर। 3 दिन का हमारा सफर अभी बाकी है। मंडे हमारी कोशिश ये है। जी सर। डॉक्टर नरेश कुमार सालवी मैम। जी जी जी। मैडम आप शैलेश कुमार बोलेंगे, शैलेंद्र कुमार तो नहीं बोलेंगे? शैलेश, सर अच्छा, शैलेश। हम शैलेश। सर हमने रैंडम चेक किया, जो लोग एब्सेंट पाए गए दे विल बी मार्क्ड फॉर द दे विल बी मार्क्ड एब्सेंट फॉर द एंटायर डे। 3 दिन का प्रोग्राम और है। अगर आप किसी भी वजह से अगर आपने कंटिन्यूअसली अटेंड नहीं किया
हेलो, थोड़ा सा शायद दिक्कत हो गई थी। तो हम लोग जो ग्रीन हाउस, सर्वाधिक योगदान में जलवाष्प है सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है, जो जलवाष्प रहता है पृथ्वी को गर्म करेगा। दूसरे नंबर में आपका CO2 है, तीसरे में मीथेन है, चौथे में ओजोन है। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि यार ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ऐसा नहीं कि ओजोन नहीं करती, तो ओजोन भी पृथ्वी को गर्म करती है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ये भूलना नहीं है। उसके बाद फिर WMO का वो है, WMO के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm थी, जो आपको ध्यान रखना है। ये पूछ सकता है आपसे, मार्स गैस किसको बोलते हैं? तो मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को। ये भी ध्यान रखिएगा कि मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन उत्सर्जन कहाँ से होता है? धान के खेतों से, कोयले की खदानों से, पशुओं से, ये सब मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। हम लोग देख रहे थे कि भूमंडली से दिक्कत भी है, अच्छा भी है। उसका प्रभाव क्या है, उसके अलग अलग सम्मेलन हुए, कुछ ध्यान रखिएगा। जैसे 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ है, मानव पर्यावरण पे सम्मेलन बोलते हैं उसको। फिर 79 में बैठक हुई है। फिर 88 का ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बना है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल बना है। फिर 1990 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो बेसिक एक 72 याद रखना। फिर 88 में IPCC बना, 1992 में रियो सम्मेलन हुआ, ये आपको पता रहना चाहिए कि 1992 में रियो का सम्मेलन हुआ। फिर 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जलवायु परिवर्तन के लिए। फिर 7 में बाली एक्शन प्लान आया। ये कभी कभी एक आध बार पूछा है। तो सब चीन का प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन 1.89 टन है, और दुनिया के उत्सर्जन का हमारे पास केवल 7% है। मतलब चीन सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद अमेरिका है, फिर यूरोपियन यूनियन है, फिर भारत का नंबर आता है। तो भारत बहुत आगे नहीं है। अर्थ आवर किसका है यही पूछेगा, तो ये WWF का मेन है। ये है कि मार्च माह का जो अंतिम शनिवार है ना, उसमें 8:30 से 9:30 तक बिजली बुझा के रखना, जिससे पृथ्वी की बिजली बचाई जा सके। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अलग अलग सम्मेलन हुए। कोप आप लेटेस्ट वाला ध्यान रखना, जैसे COP 27 शर्म शेख का है, COP 28 UAE में है, COP 26 ग्लासगो में हुआ। ये मैं बताया था कि 2 प्रोटोकॉल हैं। कार्टिजेना प्रोटोकॉल है, जिसमें जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसके लिए, और दूसरा नागोया है, जो भी अनुवांशिक संसाधनों के लिए। तो 2 है जैव विविधता के लिए, कार्टिजेना और नागोया। फिर भारत का INDC है कि हम इतना कम करेंगे। वन तो जनरली अपन उसमें पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। अल्पाइन मतलब होता है जो ऊंचाई में पाए जाते हैं, जैसे रोडोडेंड्रॉन, विलीक, किशमिश, ये सब। वर्षावन, विषुवती। सदाबहार वन वो होते हैं जहाँ हमेशा, मतलब वो गिरता नहीं है, पत्ती नहीं झड़ती। तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होती, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में, अंडमान निकोबार में, यहाँ होता है। फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन है।
विषुवती वन वो है जो विषुवत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती जो अपने पत्ते झड़ा देते हैं, बांस शीशम ये सब आते हैं। फिर पर्णपाती, तो ये वनों के प्रकार हैं। टेक्साल पेड़ हिमालय में पाया जाता है, रेड डाटा बुक में है इसका नाम। मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव जो जैसे समुद्र के किनारे जनरली रहता है, जैसे सुंदरवन मैंग्रोव है, सुंदरी वृक्ष से बनता है, उसको मैंग्रोव बोलते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में है, फिर गुजरात में है, फिर अंडमान में है। ये क्या है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, फिर 86 में आई, फिर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे, ये तो आप करंट में पढ़े हो। अलग अलग रिपोर्ट है। चलो ठीक है, इसी बहाने पीडीएफ ख़त्म होते जा रहा है। ये परिस्थिति पिरामिड, इसकी संकल्पना एल्टन ने की। पिरामिड मतलब होता है कि कैसे कैसे आपका बढ़ रहा है पिरामिड। जैसे पिरामिड होते हैं ना, पिरामिड देखे होंगे इस टाइप के, तो ये ऊपर कम होते जाते हैं। जैसे नीचे उत्पादक है पेड़ पौधे इतने, फिर ये उसको खाने वाले पेड़ पौधों खरगोश हिरण, फिर उनको खाने वाले भेड़िया एड़िया, फिर उनको खाने वाले शेर। तो ये पिरामिड अगर ऐसा है तो इसको सीधा पिरामिड बोलते हैं, सीधा ऐसे ही बनता है ये। उल्टा मतलब नीचे ज़्यादा हो, उल्टा मतलब इस टाइप का पिरामिड अगर हो तो जो जल में बनता है ना वो उल्टा बनता है, जयभार का पिरामिड। देखो पिरामिड कहीं पे लिखा होगा, पिरामिड ना 3 टाइप के होते हैं। एक ऊर्जा होता है, एक जयभार होता है, और एक संख्या होता है। अच्छा ये है, तो एक संख्या होता है, एक बायोमास होता है और एक ऊर्जा होता है। संख्या मतलब संख्या अगर ऊपर जाते जाते कम होते जा रही तो संख्या पिरामिड है। तो संख्या पिरामिड सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। सीधा कैसे? संख्या सबसे ज़्यादा आपकी उत्पादक की रहेगी, फिर हिरण ये सब ज़्यादा मिलेंगे, हिरण खरगोश, फिर उससे थोड़ा कम मिलेंगे भेड़िया, और उससे कम मिलेंगे शेर। तो ऊपर जाते जाते संख्या कम होते जा रही ना, तो ये संख्या पिरामिड का वो है, उदाहरण है समझ लो। उल्टा भी बनता है संख्या का, ऐसा वाला। इसमें क्या होता है, जैसे एक बड़ा वृक्ष है, वृक्ष एक ही है, अब उसमें बहुत सारी चिड़ियाँ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट, तो नीचे कम संख्या है, ऊपर संख्या बढ़ेगी, तो इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड संख्या का। दूसरा कहलाता है बायोमास पिरामिड। बायोमास मतलब उनके पास कितना मास है। तो जनरली एक तो उल्टा ही बनेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, यहाँ 100 है तो कम होते जाएगा। लेकिन ये भी बायोमास वाला, शुरू में 1000 kg, 100 है, फिर 10 है, फिर 1 है, ऐसा कम होते जाता है। लेकिन उल्टा बनता है ये नदी वाले में, उल्टा बायोमास। जैसे बायोमास ना इनका ज़्यादा रहता है, वेल एल मछलियों का, छोटी मछलियों का कम रहता है। वेल मछली आप सुने होगे हाथी से भी ताकतवर रहती है, तो उसका ज़्यादा रहता है। और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड, यही बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। 3 पिरामिड बनते हैं। एक होता है संख्या, संख्या मतलब होता है कि संख्या क्या हो रही। तो जनरली संख्या पिरामिड सीधा बनता है। शुरू में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी घास है, फिर उससे थोड़े कम खरगोश हैं, हिरण हैं, फिर उससे थोड़े कम भेड़िया हैं, और उससे थोड़े कम शेर हैं। तो ऊपर जैसे जैसे जाओगे संख्या कम होते जाती है। लेकिन अगर संख्या पिरामिड पेड़ वाला देखोगे तो पेड़ 1-2 ही हैं, लेकिन फिर उन पे डिपेंडेंट लोग ज़्यादा है ना, पेड़ में बहुत सारी चिड़िया हैं। तो संख्या पिरामिड सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। ये सीधा है, ये उल्टा है। दूसरा बायोमास होता है। बायोमास मतलब कितना उसमें मास है। तो ये भी जनरली सीधा ही बनता है कि नीचे घास है, फिर खरगोश है, फिर भेड़िया है, फिर शेर है। तो ये भी जनरली सीधा ही बनता है, बायोमास कम होते जाता है। लेकिन जो जलीय परितंत्र है उसमें बायोमास बढ़ता है।
जैसे नीचे छोटी मछली, फिर थोड़ा बड़ी मछली, फिर ऊपर वेल मछली। तो जो वेल मछली है उसका बायोमास ज़्यादा होता है, तो बायोमास पिरामिड ऐसे बनता है। और तीसरा होता है एनर्जी वाला। तो ऊर्जा का रूल होता है कि 10% ऊर्जा कम होते जाती है हर पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में। तो ये केवल सीधा ही बनेगा। आपसे कभी पूछ सकता है कि ऊर्जा पिरामिड भी उल्टा बन सकता है, तो ऊर्जा पिरामिड उल्टा नहीं बन सकता, केवल सीधा बनेगा। यहाँ मान लो 1000 ऊर्जा है, तो ऊपर 100 जाएगी, फिर ऊपर 10 जाएगी, और ऊपर फिर 1 जाएगी। तो ये हमेशा, क्योंकि ऊर्जा कम ही होना है, तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनेगा। बाकी दोनों पिरामिड उल्टे सीधे दोनों बनेंगे। ये बेसिक चीज़ है इसमें। जैव आवर्धन मतलब होता है कि कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं, तो उसको जैव आवर्धन बोलते हैं। जैसे डीडीटी है, ठीक, वो बढ़ते जाएगा। जैसे इसके पास है, मान लो छोटा जीव है, उसके पास थोड़ा सा संख्या में कोई डीडीटी, कोई कीटनाशक है। अब ये उससे बड़ा जीव है प्लैंकटन, ये बहुत सारे छोटे छोटे जीवों को खाया, तो सबका जो क्या बोलेंगे कीटनाशक है इसके अंदर पेट में जम गया। और ये कीटनाशक ऐसे हैं डीडीटी, वो ख़त्म नहीं होते, तो अब इसके पास ज़्यादा हो गया। फिर इसको मछली खाई, तो ये कई सारे ये वाले जीवों को खाई, तो मछली के अंदर और ज़्यादा आ गया। अब मान लो मछली के पास आधा 0.5 ppm है, इसको बड़ी मछली खाई, तो बड़ी मछली मान लो 4 ऐसी मछलियों को खाई, तो उसके पास 2 ppm आ गया। अब मछली को खाने वाला कोई पक्षी है, वो मान लो 20 मछली खा गया, तो एक मछली के पास 2, तो उसके पास 40 ppm आ गया। अब सोचो किसी का 40 ppm अंदर चल दिया तो मर ही जाएगा ना। तो इसी को बोलते हैं जैव आवर्धन, की धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। मतलब वो, और कुछ आप खाओगे तो अपने आप वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैव आवर्धन वाला अपने आप ख़त्म नहीं होता। फिर अगर आपसे पूछे सर्वाधिक स्थिर तंत्र कौन सा है, तो समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे स्थिर तंत्र है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर इकोटोन मतलब होता है दो जो क्षेत्र है ना उनके बीच का, दो जैवमंडल जो हैं, दो समुदाय हैं, उनके बीच का क्षेत्र। जैसे मान लो ये समुद्र है इस साइड, और इधर जमीन है, तो समुद्र और जमीन के बीच का क्षेत्र जो है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। और यहाँ जो जैव विविधता है वो खूब ज़्यादा होती है। तो जो इकोटोन है वहाँ जीव जैव विविधता अत्यधिक होती है।
तो यही इकोटोन कहलाता है कि भाई दो उसके बीच का क्षेत्र है तो वो कहलाएगा इकोटोन। जैसे डेल्टा होता है, लैगून होता है, और यहाँ की जैव विविधता ज़्यादा होती है। ऐसा समझो कि दोनों का उसमें असर है तो जैव विविधता पर्याप्त रहेगी। सीरे मतलब होता है कि जो समुदायों की श्रृंखला है एक दूसरे से प्रभावित, उसको सेरे बोलते हैं। सुपोषण अभी अपन देखे ही लिए, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं कि जो नाइट्रोजन फास्फेट हैं वो जाके सब मतलब वो कर देते हैं, बिल्कुल शैवाल प्रस्फुटन कर देते हैं। ये फिर अलग अलग है, जैसे सहभोजिता, मतलब एक प्रजाति को तो लाभ मिलेगा, दो प्रजातियों का कैसे संबंध होता है आपस में। सहभोजिता में एक को तो लाभ होगा, दूसरा न्यूट्रल है। सहजीविता मतलब दोनों को लाभ होता है। परजीविता मतलब एक को फायदा दूसरे को नुकसान। एमेंसलिज्म मतलब एक को नुकसान दूसरे को कोई प्रभाव नहीं। तो ये अलग अलग है। लाइकेन, ये कभी पूछ सकता है आपसे कि लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन है। इकोटोन यही है, एक पारिस्थितिक तंत्र ये है कि ये दोनों के बीच में जो आएगा वो कहलाएगा इकोटोन। फिर ये प्लस माइनस आप लोग देखे ही होंगे। अनुक्रमण होता है सबसे पहले तो प्राथमिक अनुक्रमण होता है, मतलब प्राथमिक अनुक्रमण मतलब सबसे पहले कोई जीव अगर वहाँ हुआ तो प्राथमिक हुआ। द्वितीयक मतलब जहाँ पहले हो चुका है वो द्वितीयक होता है। ओजोन परत, ये आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे ये मान लो अपनी पृथ्वी है, तो समताप मंडल में एक गैस है जिसका नाम है ओजोन। सबसे नीचे क्षोभ है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल में ओजोन है। सूर्य से एक किरण आती है जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें, जो हमको नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये जो ओजोन है इन किरणों को रोक लेता है, जिससे हमारे को दिक्कत नहीं होती। क्या हुआ कि हम लोग कई गैसें उत्सर्जित करते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन टाइप की, वो जाके यहाँ जाती हैं, ओजोन को तोड़ देती हैं ऑक्सीजन में। और ओजोन जैसे मान लो इतनी मोटी है, ओजोन में छेद आप सुने होंगे, छेद ऐसा नहीं हो जाता। मान लो ओजोन इतनी मोटी है तो वो थोड़ा सा पतली हो जाती, इतनी दुबली हो गई। तो अब यहाँ से सूर्य की पराबैंगनी किरणें घुस जाती हैं, और घुसती हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहले जो परत है वो पतली हुई, वहाँ से पराबैंगनी किरणें आई, और फिर पूरी दुनिया को लगा इससे तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर एक संधि आई जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और दुनिया में ना बाकी आलतू फालतू चीज़ के लिए भले ना माने, जब समझते हैं कि सबको दिक्कत होगी तो ये जो संधि इसको सब मानते हैं। 1987 में आया ओजोन के लिए, MO तो O से ओजोन पकड़ लेना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कि ओजोन क्षरण ना हो, मतलब ओजोन को बचा के रखे। और वही है कि 1985 में पता लगा ओजोन छिद्र का। यही सब गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरो, हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैसें ओजोन को क्षरित करती। इसके लिए मेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, ये ध्यान रखना। और एक कन्वेंशन आया जिसका नाम है वियना कन्वेंशन, तो ये भी ओजोन से रिलेटेड ही है। और इतने ही से ओजोन का काम चल गया, ओजोन को बचा लिए हम लोग। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये एक आपको पता रहना चाहिए। फिर जीव जंतु वाला है प्रोजेक्ट एलिफेंट, सन बस याद रखना। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में आया, 20 साल बाद 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी आया। ये हाथियों को संरक्षित करेंगे तो प्रोजेक्ट हाथी, हाथी गलियारा बनाए, और हाथी रिजर्व है भारत में। माइक किससे रिलेटेड है ये पूछ सकता है, तो ये भी मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, मतलब हाथियों के संरक्षण से जुड़ा है, बस इतना ही ध्यान रखना। हाथी मेरे साथी। राष्ट्रीय जल जीव कौन है, तो गंगा डॉल्फिन है हमारी।
इसका वैज्ञानिक नाम है प्लांटेटिस्टिका गंगेटिका। गंगा डॉल्फिन को टाइगर ऑफ गंगा भी बोलते हैं। और डॉल्फिन रिजर्व पश्चिम बंगाल में भी है। पटना में इसका संरक्षण केंद्र है। फिर समुद्री कछुआ का प्रोजेक्ट है। गिद्ध के लिए ना एक दवाई है डाइक्लोफेनेक, जो जानवरों को देते हैं। फिर गिद्ध उसको खाते हैं, फिर वही बायोमैग्निफिकेशन होता है, कई जानवरों को खाए तो गिद्ध के शरीर में आ गया तो मर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि डाइक्लोफेनेक गिद्ध से जुड़ी है। अलग अलग प्रजातियां हैं। हंगुल कश्मीर का है। मगरमच्छ संरक्षण 74 में चालू हुआ। गैंडा कहाँ कहाँ मिलता है? एक सींग वाले गैंडे भारत में ही पाए जाते हैं। मानस, काजीरंगा, जल्दापाड़ा इसमें ज़्यादा मिलते हैं। फिर अलग अलग राइनो है। लाल पांडा है, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा। हिम तेंदुआ 2009 में चालू हुआ, जम्मू कश्मीर का है। प्रोजेक्ट टाइगर तो 72 में मेन बात हुई और 73 में इसकी ऑफिशियल शुरुआत हो गई। तो 72-73 याद रखना। और तो वन्य जीव अधिनियम 1972 द्वारा संरक्षण चालू किया गया। और संख्या बढ़ी है, ये बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर। सबसे छोटा है बोर। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। करंट अफेयर तो सब प्राचीन काल के ही होंगे, तो हम क्यों पढ़ें। हो ही गया मेरे हिसाब से। तो फैक्ट तो बहुत सारे हैं और इन्वायरमेंट में एक हम लोग पढ़ा ही चुके हैं, वो मैराथन होगा सर क्लास लिए शायद। लेकिन आपका शायद ये थोड़ा तो आपको लाभ मिलेगा इससे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में।